विद्यार्थी मित्रों, आज हम हिंदी द्वितीय भाषा कक्षा 10th के चैप्टर नंबर 2 बूढ़ी काकी का अभ्यास करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 बूढ़ी काकी ये कहानी है और कहानी को कवि प्रेमचंद ने लिखा है। उनके लेखक हैं प्रेमचंद। प्रेमचंद कवि भी हैं और लेखक भी हैं। उनके बारे में पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कवि या लेखक प्रेमचंद के बारे में, जिनका जन्म सन 1880 ईस्वी सन में हुआ था और उनका निधन सन 1936 ईस्वी सन में हुआ था। हिंदी के उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म उत्तर प्रदेश में वाराणसी के निकट लम्ही नामक गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। शिक्षा काल में ही उन्होंने अंग्रेजी के साथ उर्दू का भी अध्ययन किया था। प्रारंभ में वे कुछ वर्षों तक स्कूल में रहे। बाद में शिक्षा विभाग में सब डिप्टी इंस्पेक्टर स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्होंने नौकरी छोड़ दी और वे स्वतंत्र लेखन की ओर मुड़े। वे हिंदी ही नहीं बल्कि समग्र भारतीय साहित्य के महान व्यक्तित्व हैं। अपनी आवाज़ जनता तक पहुंचाने के लिए उन्होंने उपन्यास, कहानियाँ और नाटक लिखे। उन्होंने अन्य भाषाओं से अनुवाद किए, निबंध लिखे तथा बालोपयोगी साहित्य की रचना भी की। गबन, वरदान, प्रतिज्ञा, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गोदान, मंगलसूत्र, अपूर्ण उनके उपन्यास है। क्योंकि मंगलसूत्र जब लिख रहे थे तब उनका देहांत हो चुका था, इसलिए वो अपूर्ण रह गया था, पूरा नहीं किया था, इसलिए वो अपूर्ण उनके उपन्यास हैं। मानसरोवर 8 भागों में उनकी लगभग 300 कहानियाँ संग्रहित हैं। प्रेम की वेदी, करबला और संग्राम उनके नाटक हैं। कुछ विचार, कलम और तलवार और त्याग आदि उनके निबंध संकलन है। बूढ़ी काकी, ये जो हमारा प्रकरण है बूढ़ी काकी में प्रेमचंद ने ऐसे दयनीय वृद्धों की अवस्था की और हमारा ध्यान खींचा है जिन्हें उपेक्षा मिलती है और जो जीवन के हर क्षण का आनंद पूर्वक उपभोग करना चाहते हैं। यह मूल कहानी का संक्षिप्त रूप है। मतलब कि यह चैप्टर के अंदर जो वृद्ध लोग होते हैं उनको अपनी अवस्था के अंदर कोई भी मौज शौक करना होता है या कुछ खाना पीना अच्छे से होता है वो नहीं कर सकते हैं। उनकी लोग हंसी मजाक उड़ाते रहते हैं और वो आनंदपूर्वक उसका उपभोग नहीं कर सकते हैं। उसकी बात यहाँ संक्षिप्त रूप में बताई गई है। आगे हम प्रकरण चैप्टर पढ़ते हैं, तभी स्टोरी का पता चल जाएगा कि बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुरागमन हुआ करता है। बुढ़ापा मतलब कि बुढ़ापन और बहुधा बचपन का मतलब कि बचपन के जैसे ही पुनरागमन हुआ करता है, मतलब फिर से आता है। जैसे बचपन आता है वैसे ही बुढ़ापा भी फिर से आता है, वो बचपन की तरह आता है। बूढ़ी काकी में जीभ के स्वाद के सिवा न और कोई चेष्टा शेष थी और न अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा ही। समस्त इंद्रियां, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे, मतलब कि वो हार गए थे जिंदगी जीने से। जैसे कि हार गए थे उतने वो बूढ़े हो गए थे, अशक्त हो गए थे। जमीन पर पड़ी रहती और घरवाले कोई भी बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते। भोजन का समय टल जाता या उसकी मात्रा कम होती अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और न मिलती तो वे रोने लगती थी। उनका रोना सिसकना साधारण रोना न था, वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। मतलब कि इतनी बड़ी उम्र होने के बावजूद भी उनको जमीन पर पड़ा रहना पड़ता था। घर वाले कोई भी बात की उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते, मतलब कि उनकी इच्छा पूरी नहीं करते। भोजन का समय टल जाता था क्योंकि समय पर उनको खाना नहीं मिलता था। उसकी मात्रा कम हो जाती थी क्योंकि
खाने के बाद उनको जब बुलाते थे तो थोड़ा सा ही खाना इनको मिलता था, अथवा तो बाजार से कोई वस्तु आती और उनको नहीं दिए गई नहीं मिली तो वे रोने लगती थी। और उनका रोना सिसकना साधारण रोना न था, वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। उनके पति को स्वर्ग सिधारे बहुत वक्त हो चुका था। स्वर्ग सिधारना मतलब कि स्वर्गवासी होना, मृत्यु होना, बहुत वक्त हो चुका था। बेटे तरुण होकर चल बसे थे, तरुण अवस्था में ही बेटे मर गए थे। अब एक भतीजे के सिवाय और कोई न था, मतलब वो भतीजे के साथ रहती थी। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी थी और उनकी जो भी मिलकर संपत्ति थी वो सब उन्होंने भतीजे के नाम पर लिख दी थी। भतीजे का नाम है बुद्धिराम। बुद्धिराम ने सारी संपत्ति लिखाते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए, किंतु वे सब वादे केवल कुली डिपो के दलालों के दिखाए हुए सब्ज बाग थे। मतलब कि वो सब जो लंबे चौड़े वादे किए थे उन्होंने, वो केवल कुली डिपो के दलालों के दिखाए हुए सब्ज बाग थे। मतलब कि जो सब्जी मंडली होती है उसके अंदर जो दलाल लोग होते हैं वो वादे करते हैं कि कुछ ऐसा करेंगे, उसके बाद ऐसा करेंगे, लेकिन वो सब होता नहीं है उसी तरह से जैसे वादे किए थे। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय कम न थी, मतलब कि यद्यपि उस जो संपत्ति उन्होंने भतीजे को दी थी उसकी वार्षिक आय मतलब इनकम कम नहीं थी, तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। मतलब उसकी कमाई भी बहुत सारी होती होंगी हर साल को, लेकिन फिर भी वो अच्छे से खाना बूढ़ी काकी को पेट भर भी देते नहीं थे। लड़कों का बूढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है, और फिर जब माता पिता का यह रंग देखते तो वे बूढ़ी काकी को और सताया करते थे। मतलब कि जो छोटे छोटे बच्चे भी थे, भतीजे, जिसके भतीजा था उनका बेटा, उनके बेटे, वो लोग उनको स्वाभाविक विद्वेष होता और उनके माता पिता भी उनको इस तरह से नफरत करते तो उनको भी उसके साथ साथ बढ़ावा मिल जाता था, वो भी उनको सताया करते थे। कोई चुटकी काट कर भागता, कोई उन पर पानी कुल्ली कर देता, काकी चीख मारकर रोती, परंतु यह बात प्रसिद्ध थी कि वे केवल खाने के लिए रोती है, अतएव उनके संताप और आर्तनाद पर कोई ध्यान नहीं देता था। मतलब घर में सब लोग ऐसा जानते थे कि बूढ़ी काकी को जब खाना नहीं मिलता है या भूख लगती है तभी वो रोते हैं, चिल्लाते हैं। तो पूरा दिन को जब बच्चे उनको छेड़ते हैं, उनको चुटकी काट कर भाग जाते हैं, कोई उनके ऊपर पानी की कुल्ले कर देते हैं, तब काकी चीख मार कर रोती है। लेकिन सबको ऐसा लगता है घर में कि जैसे कि उनको भूख लगी है, खाना खाना है, इसलिए वो आर्तनाद पर उनका कोई ध्यान नहीं देता है। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी का अनुराग था तो वह बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। जो सबसे छोटी लाडली नाम की एक लड़की थी वो उनको प्रेम करती थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के डर से अपने हिस्से की मिठाई या चबेना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। यही उसका रक्षागार था, और यद्यपि काकी की शरण उनकी लोलुपता के कारण महंगी पड़ती थी, तथापि भाइयों के अन्याय की तुलना में कहीं सुलभ थी। इस स्वार्थानुकूलता ने उन दोनों में सहानुभूति का आरोपण कर दिया था। मतलब कि उसके दो भाई थे लाडली के, वो दोनों भाई ये बूढ़ी काकी को हैरान परेशान करते थे। तो वो क्या करती थी कि वो बूढ़ी काकी के लिए थोड़ा सा हिस्सा अपने भाग में से भी लेकर उसको खिलाती थी, और इसके लिए उसको जो भी मिठाई मिलता, चबेना मिलता, वो सब उसके साथ बैठकर खाया करती थी। और यही उसका रक्षागार था, मतलब कि वही उसकी रक्षण करने वाली थी। यद्यपि काकी की शरण उनकी लोलुपता के कारण महंगी पड़ती थी, और उसी कारण काकी की शरण में जाकर वो बैठती थी ना, उसीलिए उसके दोनों भाई भी उसके लिए लोलुपता मतलब कि मजाक मस्करी करने के लिए महंगी पड़ती थी। तथापि भाइयों के अन्याय की तुलना में कहीं सुलभ थी। लेकिन जब काकी को ये जो भाई हैं दोनों, वो जो अन्याय करते थे उससे वो सुलभ थी, वो अच्छी थी। इस स्वार्थानुकूलता ने उन दोनों में सहानुभूति का आरोपण कर दिया था। उन दोनों के बीच में एक सहानुभूति बनाई रखी थी। रात का समय था,
बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसास्वाद कर रहा था। मतलब बुद्धिराम के घर पर कोई प्रसंग है जिसके कारण वहाँ पर एक शहनाई बज रही है, बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसास्वाद कर रहा है। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया है। यहाँ अंडरलाइन कीजिए कि आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया है। मतलब कि यहाँ काकी, बूढ़ी काकी जो है उसके भतीजे का नाम भी आगे आया था, जहाँ पर हमने बोला था कि बुद्धिराम का वो उसका नाम है बुद्धिराम, भतीजे का नाम है बुद्धिराम और ये बुद्धिराम का लड़का है, उसका नाम है मुखराम का तिलक आया है। यह उसी का उत्सव है। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थी और रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी। भट्टियों पर कड़ाह चढ़े थे, कड़ाह मतलब कढ़ाए चढ़े थे। एक में पूड़ियाँ कचौड़ियाँ निकल रही थी, एक बड़े पतीले में मसालेदार सब्जी पक रही थी। घी और मसालों की सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में बैठी हुई थी, क्योंकि उनको तो एक अलग से कोठरी मतलब कि एक छोटी सी झोपड़ी की जगह दे रखी थी, जहाँ पर वो खाली सोया करती थी। उसके आजू बाजू में कोई ऐसी सगवड़ नहीं थी जिसके अंदर से वो कुछ भी खाना पीना कर सके। उनको अलग से एक झोपड़ी जैसी कोठरी में रखा गया था। यह सुगंध उन्हें बेचैन कर रही थी। वे मन ही मन सोच रही थी, इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर क्यों नहीं आया। मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके हैं। यह सोचकर उन्हें रोना आया, परंतु अपशुकन के डर से वे रो न सकी, क्योंकि उनको पता था कि घर के अंदर कुछ शुभ अवसर, कुछ शुभ प्रसंग लेकर बुद्धिराम बैठा है और उसके कारण वो रोएगी तो उसकी बुद्धिराम की पत्नी वो उसको डांटेगी, क्योंकि ये अपशुकन माना जाता है। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की तस्वीर नाचने लगी। खूब लाल लाल फूली फूली नरम नरम होंगी। कचौड़ियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। एक पूड़ी मिलती तो जरा हाथ लेकर देखती, क्यों न चलकर कड़ाह के सामने ही बैठूं। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट से उतरती और धीरे धीरे रेंगती हुई कड़ाह के पास आ बैठी। मतलब कि ये अशक्त है, चल नहीं सकती है खड़ी होकर, तो थोड़ी सी खड़ी हुई, सोई हुई थी तो उसमें से थोड़ी सी खड़ी हुई, उकड़ू बैठकर मतलब थोड़ी सी अपने हाथों के ऊपर वजन देकर खड़ी हुई और हाथों के बल सरकती सरकती कठिनाई के साथ वो चौखट पर आई, दरवाजे पर आई और धीरे धीरे रेंगती हुई वो जहाँ पर कड़ाह रखा हुआ था जिसमें पूड़ियाँ और कचौड़ियाँ वो बन रही थी, वहाँ पर आ गई। यहाँ आने पर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने वाले के सम्मुख बैठने में होता है। मतलब कि खाने वाले लोग खाते रहते हैं और सामने भूखा कुत्ता बैठकर देखा करता है, उसी तरह से वो भी आकर बैठ गई, लेकिन उसको खाना मिल नहीं रहा है। आगे देखते हैं। बुद्धिराम की पत्नी रूपा, बुद्धिराम की पत्नी का नाम है यहाँ पर रूपा, उस समय कार्यभार से परेशान हो रही थी। कभी इस कमरे में जाती, कभी उस कमरे में, कभी कड़ाह के पास आती, कभी भंडार में जाती। बेचारी अकेली दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी, झुंझलाती थी, कूदती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर न पाती थी। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कड़ाह के पास बैठे देखा तो जल उठी। मतलब कि घर के अंदर मेहमान आए हुए हैं, प्रसंग है उनके बेटे की सगाई का, तो उसके कारण वो इधर से इधर, इधर से इधर दौड़ा दौड़ कर रही थी। उसमें ही वो गुस्सा हो गई थी, क्रोध हो रही थी, अवसर नहीं पाती थी किसी को कुछ बोलने का। उसमें वो काकी को देख लेती है वहाँ बैठी हुई और इसी कारण वो जल उठी। क्रोध न रुक सका। जिस प्रकार मेंढक केंचुए पर झपटता है, उसी प्रकार वह बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है या भाड़? कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता था? अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य न हो सका। इस तरह से वो रूपा, बुद्धिराम की पत्नी, उनको टोकती है।
गुस्से में आ जाती है। गुस्से में आकर जैसे मेंढक केंचुए पर मतलब कि कछुए के ऊपर जैसे कूद पड़ता है, उसी प्रकार वो एकदम से कूद पड़ी उसके ऊपर और बोली, बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली, मतलब कैसे कि खटखटा कर मारते हुए बोली, कैसे पेट में आग लगे, पेट है या भाड़, कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता था, अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा और तब तक धैर्य न हो सका। बूढ़ी काकी ने सिर उठाया, न रोई न बोली, चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई। फिर से पूरा बदन पूरा शरीर खींचते खींचते रेंगती रेंगती वो फिर से अपनी कोठरी में चली गई। भोजन तैयार हो गया है, आंगन में पत्तलें पड़ गई, मेहमान खाने लगे। पत्तलें मतलब पहले के ज़माने में पेड़ के पौधों में से बनाए जाते थे जो पत्तल, उसमें खाने के लिए मेहमानों को दिया गया। मेहमान लोग खाने का शुरू किया, खाने लगे। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं कहाँ चली गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, अपनी जल्दबाजी पर दुख था। सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन न कर लेंगे घर वाले कैसे खाएंगे। मुझसे इतनी देर भी न रहा गया, अब जब तक कोई बुलाने न आएगा न जाऊंगी। इस तरह से फिर उन्होंने एक सोच विचार कर लिया कि मैं उतावली हो गई, अभी तक लोगों ने खाया नहीं है, मेहमान लोगों ने खाया नहीं है, भोजन नहीं किया है, तो इसके पहले हम घर वाले कैसे खा सकते हैं। ऐसा करके उनको पश्चाताप हुआ और फिर निश्चय किया उन्होंने कि जब तक कोई बुलाने ना आएगा तब तक मैं नहीं जाऊंगी। मन ही मन उसी प्रकार का विचार कर वह बुलावे का इंतजार करने लगी। वह मन को बहलाने के लिए लेट गई, धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते देर हो गई, क्या इतनी देर तक लोग भोजन कर रहे होंगे। किसी की आवाज़ नहीं सुनाई देती, अवश्य ही लोग खा पीकर चले गए। मुझे कोई बुलाने नहीं आया तो रूपा चिढ़ गई है, क्या जाने न बुलाए। आज रूपा को गुस्सा आ गया है, क्या जाने वो आज ना भी बुलाए। तो बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई, फिर से वो चलने के लिए तैयार हुई। यह विश्वास है कि 1 मिनट में पूड़ियाँ और मसालेदार सब्जियाँ सामने आएगी, उनकी स्वादेंद्रियाँ गुदगुदाने लगेगी। स्वादेंद्रियाँ मतलब कि खाने के बाद जो स्वाद मिलता है उसका गुदगुदाना शुरू हो जाएगा। उन्होंने मन में तरह तरह के मंसूबे बांधे, पहले सब्जी से पूड़ियाँ खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से कचौड़ियाँ रायते के साथ मज़ेदार मालूम होंगी। चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। यही न लोग कहेंगे कि इन्हें विचार नहीं। कहा करें, इतने दिन के बाद पूड़ियाँ मिल रही हैं तो मुंह जूठा करके थोड़े ही उठ जाऊंगी। मतलब कि ये सपने देखती है, सोचती है कि इस तरह से अगर मेरे सामने ये सब खाना पीना आ जाएगा तो मैं किस तरह से खाऊंगी। और लोगों को जो सोचना है सोचे, जो विचार करना है विचार करें, कहाँ करें, लेकिन इतने दिनों के बाद अगर जब मुझे पूड़ियाँ मिल रही है तो मैं मुंह जूठा करके थोड़ी ही खड़ी हो जाऊंगी, उठ जाऊंगी। वह उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई आंगन में आई, परंतु हाय दुर्भाग्य, मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी। मतलब कि घर के अंदर अभी भी मेहमान लोग बैठे हुए थे। कोई खाकर उंगलियां चाटता था, कोई तिरछे नेत्रों से देखता था कि और लोग अभी खा रहे हैं या नहीं। इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच में जा पहुंची। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिल मिला गए, क्योंकि बूढ़ी काकी थी, अस्त व्यस्त उसका शरीर, कपड़े और बाल, माथे के बाल थे, सिर के बाल होंगे, और अपंग सी थी जो अपने